नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बात राजनीति की, राजनीति में उलझे हुए तानों-बानों की। खास तौर से कांग्रेस जिस रूप में बिखरती हुई नज़र आ रही है, उससे पता नहीं उनको चिंता है या नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हैं, उनके मन में चिंताएँ ज़रूर व्याप्त हैं कि शायद कांग्रेस अपना कुनबा एक साथ रखने में सफल नहीं हो पा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने एक वक़्त में उस दल में रहकर अच्छी खासी मलाई खाई है, अच्छे खासे दिन देखे हैं, आज सब उनको छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। हो सकता है कि एक नया गंगा स्नान है और अब उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मलाई नज़र आ रही है। तो क्या कहते हैं कि अब इन जैसे लोग जिन्हें सत्ता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और साथ में मंत्री पद भी चाहिए, तो क्या कहा जाए, किसको दोष दिया जाए? दोष उसको दिया जाए जो अपना कुनबा नहीं सँभाल पा रहे हैं या फिर दोष उनको दिया जाए जो अपनी गोटियाँ साधने में शुरू से लेके आखिर तक लगे रहते हैं। कमलनाथ हो या नकुलनाथ हो या उसके बाद आज सुबह से मनीष तिवारी का नाम है कि मनीष तिवारी बीजेपी जॉइन कर सकते हैं और बीजेपी को भी कांग्रेस में एक ओपनिंग चाहिए कि कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जो एक सीट भी निकाल के दे दे 13 में से, तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि वाली बात होगी। तो हो सकता है कि मनीष तिवारी वो चेहरा है जो अपने बल के ऊपर वहाँ पर वोट पंजाब में ले पाए, तो एक सीट भी कैप्चर कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वहाँ पर। इसके अलावा एक और खबर भी है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चंडीगढ़ के आज भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। यानी कि ये जो 10 दिन बीच में मिले, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए हियरिंग के अंदर मेयर के चुनाव में, ये 10 दिन का समय उनको दिया गया ताकि वहाँ पे खरीद-फरोख्त पूरी की जा सके। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई वहाँ पर, लेकिन उसके बाद फैसला नहीं दिया। ये भी एक नया ट्रेंड है कि चीज़ें होती हैं, तो बहुत दिनों बाद फैसले दिए जाते हैं। फैसले दिए जाते हैं, तो फैसले को रिज़र्व रख लिया जाता है और फिर 2-3, 4 महीने बाद उनको 5-6 महीने बाद पढ़ा जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये हुआ था। तो ये भी एक नया ट्रेंड है। तो अल्टीमेटली दूसरे पक्ष को समय दिया जाता है कि वो अपनी खरीद-फरोख्त पूरी कर ले, तो चंडीगढ़ में लगता है अब वो खरीद-फरोख्त पूरी हो गई है, ताकि अब वो लीगल तरीके से अपना वहाँ पर चुनाव करवा के क्या कहते हैं कि वो क्योंकि दल-बदल का कानून लागू नहीं होता पार्षद के चुनाव के अंदर वहाँ पर। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक भगदड़-सी मची हुई है और ये भगदड़ कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है इस समय। बातचीत इसी के ऊपर करेंगे और साथ में बीजेपी का अति आत्मविश्वास की 370 क्रॉस करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट को दर्शकों प्रिय उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे साथ हैं राजस्थान से ओम सैनी साहब, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जी, मूलतः तो बिहार से हैं लेकिन बहुत-बहुत स्वागत है और दिल्ली से आलोक भदौरिया जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत दुनिया देखी है आपने, हमसे भी काफ़ी वरिष्ठ हैं आप तो। लेकिन कुनबा ऐसे बिखर जाएगा कभी सोचा नहीं था। थोड़े बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अब तो हेवी वेट्स जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं, उनमें से भी घर के भेदियों की कमी नहीं है। तो अब तो ऐसा लगता है पूरी पार्टी विभीषणों से भरी हुई है। हर कोई दगा देने में लगा हुआ है। ओम सैनी साहब। देखिए, बहुत कुछ ज़िम्मेवार तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी में एक जो डिसिप्लिन रहना चाहिए था, उस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया और हर एक के साथ में बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ। मैं इसको पिछले 4-5 साल से मैं राजस्थान के संदर्भ में भी देखता रहा और दूसरा भी देखता रहा। पहले जब ना इत्तेफाकी होती थी पार्टी के साथ में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, चाहे आज़ादी के बाद में, तो लोग अपने सियासी ताकत अपने लेवल पर अपने आप को खड़ा करते थे। अपने विचार को अगर कोई भिन्नता रखते तो वो होता था। लेकिन ये तो अब होता नहीं है। अब तो ये अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला हो गया कि जिसकी पावली चल रही है उसके साथ में जुड़ लिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मेल कैसे हो सकता है? जिस पार्टी को आप कल तक सांप्रदायिक और फासिस्ट और पता नहीं क्या कह रहे थे, और अब उसी खेमे में जाकर के आप कहेंगे ये सबसे प्रगतिशील और सबसे देश का भला चाहने वाली राष्ट्रभक्त पार्टी और यही सब कुछ है। या इधर से उधर जाके या उधर से इधर, तो इधर आते हुए देखा है मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ करके राजस्थान में दो बहुत कद्दावर, जो आज एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक राज्यसभा के सदस्य हैं, घनश्याम तिवारी और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, ये दोनों अपनी पार्टी से नाराज होकर अलग हुए। अपनी पार्टी बनाई लेकिन बुरी तरह से पराजित हुए। उसके बाद में वापस इनको पार्टी में ले लिया गया। आज वो अपने आप को स्थापित करके बैठे हुए हैं।
कांग्रेस में ऐसा सिलसिला बना ही नहीं, अनुशासन नाम की चीज को बिल्कुल गौर नहीं किया। मैं सिर्फ एक आशावान हूं तो इस बात से हूं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में। और ये यात्रा वाला जो रास्ता है, इस रास्ते के माध्यम से रेस्पॉन्स मिल रहा है बहुत बेहतर तरीके से, और लोग इस अवसरवाद को, इस लालच को भी समझ रहे हैं कि क्यों लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो अपने कबीलों पे, अपनी जात पर, अपने अपने सियासी दम पे जिंदा रहने का सिलसिला रखते होंगे, लेकिन इस बार उनको, मुझे लगता है कि उनको झटका लगेगा। उसी तरीके से झटका लगेगा जैसे जनता पार्टी के गठन के वक्त में कांग्रेस के या इनके साथ में जो सिलसिला बना था उसमें हुआ, या फिर दूसरे जो इस तरह के अवसरवादी, आप देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस अर्थ बनी थी, ये बना था, उनका क्या हुआ। शायद ऐसा ही कुछ दृश्य बनना चाहिए। और जो भी कमिटेड हैं, जो वैचारिक रूप से अपनी अपनी पार्टी के प्रति, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का, उसके साथ में बंधे तो रहे। बंद या नहीं हो रहा है तो आप अलग बैठ जाए, नया कुछ पार्टी बना के खड़े हो जाएं, लेकिन वो नहीं। आपको क्योंकि एक दुकान खोल रही है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मिस कॉल के माध्यम से अपनी मेंबरशिप दे करके, साथ साथ में जो लोग अपने आप को कि साथ बैंक की करेंसी हमें चाहिए वो दे करके, और इधर से उधर इतनी सारी सरकारें बना ली, ये सब पता है। तो ये राजनीति में जो अनैतिकता, इमोरलिटी का जो दृश्य चल रहा है, भारतीय जनमानस इसको समझ सकता है। और राहुल गांधी जिस प्रयास में है उसमें बल मिल रहा है इस बात को। मुझे यूपी में उनके घुसने के साथ में ऐसा लगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग बड़ा, मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा कड़ा सबक मिलना चाहिए, और मिलेगा। जिन लोगों के गुमान है, चाहे कमलनाथ हो, जिन्होंने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से नतमस्तक कर दिया, जाकर के शास्त्री की गोद में किसकी उसमें बैठ गए, और उसके बाद में अब उनसे अपेक्षा उनके पीछे, क्योंकि उनके पास में बैंक में करीब 136 करोड़ का वो पूंजी है जमा, इसलिए वो किसी के साथ में लड़ भी सकते हैं, लड़ा भी सकते हैं। उनके बेटा का भी यही हाल है। तो ये कैसी राजनीति चल रही है। मेरा ख्याल है कि इसकी बिल्कुल इसकी आलोचना की जानी चाहिए, इसको हिकारत की निगाह से देखा जाना चाहिए, और उस पर चिंता प्रकट नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई पार्टी जिंदा रहे, अपने वैचारिक स्तर पर जिंदा रहे, अपने संगठन के स्तर पर जिंदा रहे, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन मुकाबले में जो पार्टी खड़ी हुई है, आप मोदी से लेकर के आप आतंकित हो रहे हैं, तो मोदी जिस तरह की राजनीति चला रहे हैं, वो राजनीति तो शुद्ध है नहीं न। वो किसी भी माने में, आप जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने चाणक्य को कौन से जमाने को उसको बना रखा है कि सब शाम दाम दंड भेद से हमें सिर्फ शासन में रहना है। ये बात तो कुछ है नहीं। और मेरा ख्याल है कि भारतीय जनमानस के अपने जो किरदार बना है, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, वो बहुत डिफरेंट है। जो उसे हासिल होती है अपने अनुष्ठानों से, अपने उत्सवों से, अपनी संस्कारों से, जिसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि न्याय और सत्य के साथ में हमें जुड़ना है। ये पहले भी हमने देखा है, पहले भी इस तरह के दृश्य सामने आए हैं, और उस वक्त लोगों ने इसी तरीके से फैसला किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी तो अकेली खड़ी हो गई। 80 में जब सुशासन के नाम पे वापस जिंदा हुई, तो किस कदर लोगों ने आगे बढ़ के वो सब किया। अगर राजीव गांधी को देखिए, किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर गए, तो उसके बाद में बिखरा वो होता है। अगर पार्टी संगठन ठीक से नहीं होता, उसका अनुशासन अगर मेंटेन नहीं किया जाता, जो लोग बागी है उनको जहां सुसराहट हो तो बुला के पूछे। खड़गे साहब को बुला के पूछना चाहिए कि क्यों भाई तुम जा रहे हो, क्या जा रहे हो तो जाओ, हम तुम निष्कासित नहीं करेंगे, अगर तुम नहीं जाओगे कल सुबह तक तो हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे। इस तरह का जब तक दबदबा दिखाने वाला कोई कांग्रेस आला कमान नहीं होगा, तब तक इस तरह की गीदड़ भक्तियां मिलती रहेंगी, और लोगों को अपनी जातियों पे, अपने कबीलों पे, अपने खुद के बल पे खड़े होने का दम हासिल होता रहेगा। वो तभी खत्म हो सकता है जब आला कमान कहे कि हमारी विचारधारा ये है, हमारा लक्ष्य ये है, हम ये लेकर के चल रहे हैं, और उसके माध्यम से हम अपने देश को बचा सकते हैं या बना सकते हैं। ये बात जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक आप उसके लिए कुछ आगे बढ़ के कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बाकी मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा धक्का है। ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। ऐसे लोग निकल जाने चाहिए जो इस लड़ाई के अंदर इस सच के साथ में नहीं है, जो इंडिया ने रखा हुआ है। तो ये बेहतर है कि इससे बेहतर बाहर चले जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, और फिर उसके नुकसान या लाभ का भी फिर इंडिया ही भागीदार होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें लाभ मिलेगा, और इंडिया को अपने दम पे खड़ा रहना चाहिए, अपने दम पे लोगों के साथ में संपर्क करना चाहिए, और इस तरीके से आतंकित नहीं होना चाहिए जो बहुत
मतलब ग्रीड की राजनीति जो कर रहे हैं, लालच की राजनीति कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं, जो अनैतिकता की राजनीति कर रहे हैं, उनको कैसे सम्मान मिल सकता है? चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई और हो। अगर ऐसी तोड़फोड़ के सिलसिले होते हैं, गवर्नर्स के साथ में जो कुछ हुआ हमने देखा है कि किस तरीके से गवर्नर्स ने क्या रोल अदा किया। आपको वो सारे इंस्टीट्यूशन जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, उन्होंने किस तरह का बिहेव किया सब मालूम है। ऐसी स्थिति में आप आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। वो जैसे आप कहते हैं आर पार, अब की बार 400 से आर पार, तो ये लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें शामिल होने वाले सिपाहियों को ठीक से देख लेना चाहिए कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे साथ में नहीं। जैसे तेजस्वी ने अपना रुतबा दिखाया बिहार में, को दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे जैसे राहुल की यात्रा आगे बढ़ेगी, उसके साथ साथ में चीजें बड़ा खुल करके सामने आएंगी। जी जी, आपने सही कहा। आप अभी उम्मीदवार हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए। इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका।